आपने पहले भी जब हम बात कर रहे थे कि साथ साथ में स्ट्रिप ना केवल 4 किलोमीटर सीधा होगा ये 4.2 किलोमीटर, लेकिन साथ में पार्किंग एरियाज भी होंगे जहां पे जाके ये जहाज रुक सके, टर्न अराउंड कर सके और फिर बाद में टेक ऑफ कर सके। और साथ में इनके आसपास का एरिया देखिए, इस पे मार्किंग्स भी हैं। आपने शुरू में देखा होगा 3 लाइनें, फिर 2 लाइनें, फिर 1 लाइन है। ये सारे इंडिकेट करते हैं एक तो डायरेक्शन किस तरफ रनवे है और किस तरीके से लैंडिंग आप कर सकते हैं, कहां पे आपको पॉइंट करना चाहिए, सेंटर लाइन कहां पे है। और ये तब आता है मैटर जबकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब आपको इन मार्किंग का मतलब भी समझ आ जाता है, इस मार्किंग की अहमियत भी समझ आ जाती है कि आप सही दिशा पे है, सही दशा पे है और अब आपको टच डाउन करना चाहिए इस जगह पे, तो आप उस जगह पे टच डाउन करते हैं ताकि सेफ लैंडिंग हो सके। और देखिए आप जहां पार्क किया है जहाज, उसकी भी सिक्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके आसपास का एरिया पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। ये देखिए आप जैसे एक लैंड भी कर रहा होता है, अगर कॉकपिट व्यू से भी देखें तो किस तरीके से दिखता है जब वो टच डाउन करता है। और टच डाउन करने के बाद उतना एरिया स्लो, अगर कई बार ऐसा होता है कि टच डाउन करते ही उसको वापस जाना हो तो उतनी लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए उसके पास की, ताकि तभी ये 4.2 किलोमीटर के करीब लंबा बनाया गया है। जी, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से लैंड कर चुके हैं। ये मोरोन में जो है फैसिलिटी बनाई गई है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी काफ़ी विस्तारित है। यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है जहाँ पर प्रधानमंत्री का ये एयरफोर्स का विमान पार्क किया गया और यहाँ से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस दर्शक दीर्घा में जा रहे हैं जहाँ से वो अगले आधे घंटे 16 अलग अलग विमानों का, तेजस भी होगा, सुखोई भी होगा, राफेल भी होगा, इन सब विमानों के टचडाउन को देखेंगे। और ये दुनिया भी देखेगी कि भारत की ताकत कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। अब वो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड से ही आधे घंटे में 16 से ज़्यादा विमान उड़ा सकता है सुचारिता। और ये जो तस्वीरें हैं जो अंदर से जो पायलट है उसको नजर आती हैं जब वो अब कॉकपिट व्यू जो हम अभी देख रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि देवनाथ जी और एयर कॉमोडोर बहल उसको बेहतर समझ सकते हैं। वहां से ये लैंडिंग, और आपने जैसा कहा विकास कि ये बिल्कुल इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, ये कहीं से किसी एयर स्ट्रिप से कम नहीं लग रही है। तो ये तो एयर कॉमोडोर बेहतर बताएंगे, ये किसी एक्टिव एयर स्ट्रिप से कम नहीं है। अब हाईवे है ये, इस पर आमतौर पर गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो विमान भी उस पर आसानी से लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए। इसका नजारा एयर कॉमोडोर थोड़ी देर में मिलेगा जब 30 मिनट में सारे विमान टेक ऑफ करेंगे, टच डाउन करेंगे। बिल्कुल। और आपने जो कॉकपिट व्यू देखा, अब आपको समझ आएगा कि जो पायलट होता है लैंड करने आ रहा है और ये स्ट्रिप जो नॉर्मली होती है उससे आधी या उससे भी थोड़ी छोटी हो विड्थ के अंदर, लंबाई में तो ये नॉर्मल स्ट्रिप से भी लंबी है 4.2, लेकिन 120-150 फुट जो होता है वो नॉर्मली 450 फुट तक भी हो सकती है विड्थ, तो कहीं ना कहीं उससे काफी कम होती है। अब ये देखिए आप, अब कॉकपिट व्यू से दिख रहा है कि पायलट अंदर बैठे हुए कैसे अलाइन कर रहा है सेंटर लाइन से, और यहां राउंड ऑफ कहते हैं इसको, मतलब कि टच डाउन करने से पहले वो अपनी स्थिति को सामान्य करता है। 2 मार्क बने हुए हैं वहां पर। अब आपने देखा उससे पहले 3 थे, फिर 2, फिर 1, और 1 का मतलब है उसके आगे एक लाइन बनी है, इसका मतलब यहां पे आपका टच डाउन हो जाना चाहिए। इसके बाद इतना एरिया जो है, चाहे वो 1/3 रनवे का एरिया है, वो पूरा अपने ऑक्यूपाई कर लिया। जरा एक बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर पहुंच गए हैं जहां से वो ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर हमारे विमानों का टच डाउन और टेक ऑफ देखेंगे। 30 मिनट में ये राफेल, सुखोई, जैसा विकास कह रहे थे, तेजस का ये जो टच डाउन टेक ऑफ होगा वो प्रधानमंत्री देखेंगे। उन्होंने खुद देखा है कि वहां उस हाईवे पर लैंड करना कैसा होगा, क्योंकि वो इसी विमान में सवार थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सवार थे, और अब वो वहां पर राफेल और सुखोई को भी टच डाउन और टेक ऑफ करते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक रैली भी है छोटी सी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो बात कही जा रही थी ना कि ये भारत की जो रणनीति है, जो रणनीतिक सोच है, उस पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम स्थानीय लोगों के लिए भी हो रहा है। और इसलिए देखिए एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। ये नहीं, और ये कहा भी गया देवनाथ जी, ये कहा गया कि जो आपकी एयरफोर्स है, यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक रणनीति है, ये जो सिविल है और डिफेंस है उसको मर्ज करती है। ये इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो ये मर्जिंग जो है ये दिख रही है इस वक्त आपको? बहुत
बड़ी कामयाबी है आज का जो एक्सरसाइज हो रहा है। देखिए, किसी भी इस तरह के एक्सरसाइज में 50% से ज़्यादा रोल जो है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का हो रहा है। आज जो ये रनवे बनाया गया है NHAI ने बनाया है। आज आसपास जो फॉरेस्ट एरिया है उसको किसने सैनिटाइज किया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सैनिटाइज किया है। यहाँ पे जो बड़ी तादाद पे सिविलियंस मूवमेंट हो रही है, दर्शक दीर्घा बनाई गई है, उसको कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DM DC कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप बताऊं, लोकल पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, ये हाईवे है, आमतौर पे खुला रहता है उभय पक्ष से, उस तरफ से और इस तरफ से 100 किलोमीटर की स्पीड पर लोग कार और ट्रक चला रहे होते हैं इसी स्ट्रेच पर। तो आज जो है असम की जो पुलिस है उसको जिम्मेवारी दी गई है कि इस रनवे के 3 किलोमीटर उस तरफ और इस रनवे के 3 किलोमीटर इस तरफ वो जितना सिविलियन ट्रैफिक है उसको रोकें और बाईपास कराएं उनको, ताकि सिविलियंस को भी कोई असुविधा ना हो। युद्ध की स्थिति में क्या होता है मैं बताता हूं, या एक्सरसाइज के दौरान एक आम रनवे है, तुरंत अगर यहां पर इमरजेंसी में लैंड करना है तो ये आम हाईवे है, लोग चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, ट्रक चल रही है। तो एयरफोर्स का जो ऑपरेशंस रूम है सर, ये तस्वीरें जरा मुझे लगता है अब आपको इन पर बोलना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके बगल में बैठे हुए हैं, एयर चीफ बैठे हुए हैं, और अब थोड़ी ही देर में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टेक ऑफ करने वाला। हम टचडाउन की बात कर रहे थे और यहाँ तो कहानी उससे भी आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो सीधे टेक ऑफ होगा यहाँ से। एयर कमांडर भी तो करेंगे जब सारे लैंड करेंगे 16, इनको टेक ऑफ भी तो करना होगा। आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। पहले तो था कि टचडाउन करेंगे, टच करेंगे और देन टचडाउन के बाद फ्लाई बैक कर जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखकर तो लग रहा है कि यहीं से टेक ऑफ भी करने वाले। तो ये सारे विमान एक एक करके यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, उनके पीछे टच डाउन करके फिर टेक ऑफ होगा। अब ये देखिए क्या ये तस्वीर तो मुझे लगता है यूके देवनाथ जी बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, ये एयरफोर्स का सुखोई 30 है। अगर आप देखें तो इसके नीचे 2-2 ड्रॉप टैंक लगाए हुए हैं। असली मिशन में जब जाते हैं तो आपको बाएं और दाएं तरफ 3-3 अटैचमेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिसको हम पाइलन बताते हैं। उन पाइलन्स पे अटैचमेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं क्लियरली। इन पाइलन्स पे बॉम्ब्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स को फिट किया जाता है। सुखोई 30 बहुत ही शानदार फाइटर विमान है। इसमें 2 पायलट होते हैं। फ्रंट सीट में जो होता है वो मिशन पायलट होता है, और रियर सीट में जो बैठता है उसको हम कहते हैं वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर। रियर सीट वाला जो होता है उसका मेन काम ये होता है कि वो अपने स्कोप में, अपने इंफ्रारेड स्कोप में, अपने रेडार में वो देखता रहता है कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया गया है, ग्रिड रेफरेंस दिया गया है टारगेट का, और किस वेपन को, लेजर गाइडेड है, GPS गाइडेड है या इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब है, किस टारगेट को असाइन करके एक्यूरेटली डिलीवर करना है। ये जहाज जो है रशिया का बना हुआ है, और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 272 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI हैं। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें से 100 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सुपर सुखोईज, जिसमें इसमें क्योंकि ज़्यादातर जो सुखोईज हैं उनका जो एयरफ्रेम और इंजन है अभी करीबन 30 साल या 20 साल हो चुके हैं कैलेंडर लाइफ, तो इनका मिड लाइफ अपग्रेड किया जा रहा है। 68,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सुपर सुखोई। शुरुआती दौर में 100 और बाद में 100 और बनाए जाएंगे, मॉडिफाई किए जाएंगे। जो अपग्रेडिंग एयरफ्रेम, जो एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम है, एग्जिस्टिंग इंजन है, उसमें नए एवियोनिक्स, नया रेडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगाया जाएगा और नया ज़्यादा एफिशिएंट इजेक्शन सीट लगाया जाएगा। फ्लेयर डिस्पेंसर्स लगाए जाएंगे ताकि दुश्मन अगर इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल इसकी तरफ फायर करे तो जो पायलट है, जो वेपन सिस्टम ऑपरेटर है, वो दुश्मन की मिसाइल को भांपते ही फ्लेयर डिस्पेंस कर सकता है या अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और दुश्मन के रेडार को जैम कर सकता है। तो आप जो बात कर रहे हैं अपग्रेड कर दिए जाएंगे, तो क्या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि अब तो जमाना 5th जनरेशन से आगे निकल रहा है। नहीं, वो ये स्टेल्थ नहीं बनेंगे, बट यस 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर जो एडवांस रेडार लगेगा वो वीरूपक्षा रेडार है। कहते हैं उसमें 2400 से 2
2500 के करीब ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एबिलिटी होगी आज के मॉडर्न जहाज जो है उसके जितनी या उससे भी बेहतर होगी। अगर आप Su-57 को देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2322 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल में, यानी कि जो विरूपक्षा रेडार है जो भारत के अंदर बन रहा है वो कहीं बेहतर है आज Su-57 स्टेल्थ फाइटर के अंदर जो जहाज में रेडार लगे हैं। दूसरा, इसके अंदर अस्त्रा मार्क 2 जो है एयर टू एयर मिसाइल है, उसकी रेंज अब एक्सटेंड करके 200 से ऊपर 210 किलोमीटर तक कर रहे हैं। उसके और साथ में ब्रह्मस एक्सटेंडेड रेंज एयर टू एयर रेंज की तो अभी 450 किलोमीटर है, लेकिन उससे भी एक्सटेंड कर रहे हैं और ब्रह्मस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि अब जो लड़ाई है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, यानी कि आपको अगर जितनी दूरी से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल या दूसरी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अगर आप लॉन्च कर सकते हैं तो आप दुश्मन को ज्यादा नुकसान दे सकते हैं और अपने आप को बचा के रख सकते हैं। और ये रणनीति जो है आज